गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल के सिलसिले में आपका फिर से स्वागत है। कल अपन ने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की चर्चा की थी कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल क्या है, और आज हम वो चर्चा करने वाले हैं जिसके बारे में पहले से बहुत कुछ जानते हैं, यानी कि आपका आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो अपन ने फर्स्ट में स्टार्ट कर दी थी। इसीलिए की थी कि आज ये अपने को बहुत अच्छे से और जल्दी से समझ में आ जाएगी। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी का क्या था उद्देश्य? मेंडलीव की आवर्त सारणी में उसने परमाणु भार यानी कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने एलिमेंट्स को व्यवस्थित किया था, अरेंज किया था। बट यहाँ पे क्योंकि मेंडलीव के टाइम में जब मेंडलीव इन तत्वों को अरेंज कर रहा था, आवर्त सारणी में व्यवस्थित कर रहा था, उनके भौतिक गुणधर्मों के आधार पर इनको अरेंज कर रहा था, तब तक परमाणु के अंदर पाए जाने वाले अपरमाणुवीय यानी कि सब एटम्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन आपको पता है 19वीं सेंचुरी यानी कि 19वीं शताब्दी के बाद परमाणु में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज प्रारंभ हो गई थी, और उनके बारे में जान लिया गया था कि खाली परमाणु ही नहीं होता, उस परमाणु में कुछ अपरमाणुवीय पार्टिकल भी होते हैं। तो आपको पता है, जैसे कि इसकी यहाँ पे लिख रहा हो, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, कि मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी का निर्माण किया था तब परमाणु में अपरमाणुवीय कण यानी कि सब एटम्स जो पार्टिकल थे, यानी कि ईपीएन का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की व्यवस्था की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन उन्होंने परमाणु भार को मुख्य गुण माना था। किसको माना था? एटॉमिक वेट को माना था। लेकिन 20वीं शताब्दी के अंदर प्रारंभ में ही पर इलेक्ट्रॉन यानी कि 1906 ऐसे कुछ प्रारंभ में ही आपको पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हो गई थी। क्या हो गई थी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हो गई थी। तो अब उसके बाद 1913 में यानी कि 1913 में हेनरी मोजेले, अंडरलाइन करना, ये जो अपन आवर्त सारणी पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो कौन से साइंटिस्ट की देन है? हेनरी मोजेले। लेकिन यहाँ पर अपन मेंडलीव की आवर्त सारणी को नकारा नहीं जा सकता। ये यही बात कहेगा कि तत्वों को पुनः व्यवस्थित किया गया है, उन तत्वों को छेड़खानी नहीं की गई थी, तत्वों को पुनः व्यवस्थित किया गया है। बस जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के जो कुछ दोष थे, कुछ इसकी जो कमियां थी, डेफिशिएंसी थी, वो थोड़ी सी यहाँ पे दूर हो गई थी ऐसा कुछ करने से। क्योंकि इसका जो मेंडलीव की तुलना में जो हेनरी मोजेले का जो मेन मतलब इसका मुख्य गुण था वो क्या था? देखो, जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हुई तो इसने पाया कि अब आवर्त सारणी को इसने पुनः व्यवस्थित किया। किसने किया? हेनरी मोजेले ने। ठीक है। तो आप जब नोट्स बनाते हो तो कैसे बनाते हो? नोट्स बनाते समय आप ये बनाया करो कि हम आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं, तो इससे पहले किसकी थी और वो कैसे फैल हुई, एक कंसेप्ट वो। अच्छा, इसका मेन कंसेप्ट क्या है? इसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को किसने दिया? उस साइंटिस्ट का नाम आपको लिखना है। और इसका मुख्य कंसेप्ट क्या था? देखो, उन्होंने, किसने? हेनरी मोजेले ने पाया कि परमाणु भार की तुलना में परमाणु क्रमांक आवर्त सारणी में तत्वों को ज़्यादा अच्छी तरह से प्रदर्शित करते हैं। क्या बात है? क्या बात है बताइए इसने, कि जो मेंडलीव ने एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज किया था। तो इसका मानना है कि एटॉमिक मास की तुलना में हम इसको एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, यानी कि एक नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 6, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अगर अपन एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो और भी ज़्यादा अपने को फैसिलिटी प्राप्त होती है। किस चीज़ की फैसिलिटी? इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज, इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी यानी कि इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की स्टडी करने में अपने को और भी अच्छी यहाँ पे कुछ और फैसिलिटी प्राप्त होगी। तो यही था मुख्य कारण हेनरी मोजेले की पीरियोडिक टेबल का, कि इसने परमाणु क्रमांक, इसने क्या? एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक यानी कि इसने क्या दिया है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इसने इस सारणी को लगाया है। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। हाँ, तो अब इसका मुख्य कारण था इसी प्रदर्शित किया किसके अकॉर्डिंग? ओनली फॉर परमाणु क्रमांक। इस प्रकार मोजेले ने एक संशोधित, यानी कि ये एक मॉडिफाई रूप है किसका?
पुरानी कौन सी, मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल का ही एक मॉडिफाई रूप है। कौन सी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को मेंडलीफ की ही एक मतलब कि मॉडिफाई रूप मानते हैं, एक लॉन्ग फॉर्म मानते हैं, यानी कि इसका एक दीर्घ रूप है। अब आप ध्यान दो, कल जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल है, ये देखो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको कितने ग्रुप गिनाए थे, उसमें मैंने आपको 17 ग्रुप काउंट करा दिए थे। तो आज कितने हैं, 18 है। कौन सा बच रहा था, अक्रिय गैस, नोबल गैसेज, क्योंकि मेंडलीफ के टाइम में वो सब याद नहीं था, तो इसलिए एक ही बढ़ा है। बाकी तो ये मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल ही हम पढ़ रहे हैं, बट क्या है, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का ये एक लॉन्ग फॉर्म है, बढ़ा हुआ रूप है, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी, या इसको दीर्घ रूप बोला जा सकता है। आवर्त सारणी का क्या बोल सकते हैं, इसको दीर्घ रूप बोल सकते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोल सकते हैं इसको। लेकिन किसका था, किसकी पीरियोडिक टेबल, यानी कि इसने जो मेंडलीफ के जो एलिमेंट्स थे उसी को इसने मॉडिफाई किया है। किसने मॉडिफाई किया है, मोजले ने किया है। इसलिए आधुनिक आवर्त सारणी का नियम या आधुनिक आवर्त सारणी के लिए किसको अपन जिम्मेदार मानते हैं, हेनरी मोजले को मानते हैं, जिन्होंने 1913 के अंदर ये सब दिया। ठीक है, इस प्रकार मोजले ने एक संशोधित आवर्त नियम दिया, जिसके अनुसार भौतिक तथा रासायनिक, यानी कि इनके फिजिकल एंड केमिकल जो प्रॉपर्टी है, भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म, उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। कल जो अपन ने मेंडलीफ का जो आवर्त नियम दिया था वो क्या था, परमाणु भार वर्ड यूज कर रहे थे, वहाँ पे एटॉमिक मास यूज कर रहे थे। और आधुनिक आवर्त सारणी में इसी आवर्त नियम को क्या बोलेंगे, इस फ्रीक्वेंसी लॉ को क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे बोलेंगे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, बट किसके, परमाणु क्रमांक। बस ये इसीलिए बेस्ट था, मेंडलीफ से इसलिए थोड़ा ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि अब जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो प्रॉब्लम्स आई थी, कौन सी प्रॉब्लम आई थी, समस्थानिक आइसोटोप की प्रॉब्लम जो आई थी, वहाँ पे मतलब कुछ एटॉमिक मास का डिसऑर्डर हो गया था, मतलब कोबाल्ट निकल में, टेलुरियम आयोडीन में, कुछ वहाँ पे मतलब कि एक निश्चित क्रम में, एक निश्चित एक ऑर्डर के अंदर वहाँ पे एटॉमिक मास का जो मेंडलीफ ने खुद ने ही नियम दिया था वो थोड़ा सा वहाँ पे फेल हो गया था। वो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही ख़त्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब हम एलिमेंट्स को किसके अकॉर्डिंग अरेंज करने वाले हैं, एलिमेंट्स को हम एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ऐड करने वाले हैं, तो नंबर में तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 100 तक, आगे तक 118 तक जो भी है, जहाँ तक दो कोई दिक्कत नहीं है, कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इस मामले में कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ये सीक्वेंस टूटेगा नहीं, क्योंकि अपन तो काउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कोई इसकी बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी। जो इसकी आइसोटोप की प्रॉब्लम थी वो भी सोल्व हो गई ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब अपन आवर्त सारणी के बारे में आपको पहले पार्ट में बहुत कुछ बता चुके हैं। आवर्त सारणी की आपको शक्ल याद दिला चुके हैं। आवर्त सारणी की आपको जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको हम लर्न भी करा चुके हैं, और शायद आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लर्न भी करा है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर आपने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, है ना, और इसके बारे में एफ ब्लॉक क्या है ये सब जाने हो। एफ ब्लॉक की भी अगर आप चाहो तो हम ट्रिक बता सकते हैं, एक बार फिर से रिपीट करा सकते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या था, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा, ये इस आधुनिक आवर्त सारणी का मुख्य गुण था। क्या था, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक। तो कोई पूछे कि मेंडलीफ की और इसकी आवर्त सारणी का ये मुख्य अंतर है कि इसने बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग रखा था। उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक अर्थात नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। देखो ये बात आपको मैंने बचपन में बता दी थी, यानी कि 9th क्लास में बता दी थी कि किसी भी परमाणु में कोई भी, जैसे कि आपका मान लो ये कोई Z कोई आपका परमाणु है, वैसे अपन परमाणु क्रमांक को Z से ही प्रदर्शित करते हैं। परमाणु क्रमांक एक नॉर्मल सिंबल होता है, यानी कि आपको कभी ऐसे लिखा हुआ आएगा ना Z बराबर 29, यानी कि Z बराबर 29। अगला कहना चाहता है कॉपर के बारे में, क्योंकि कॉपर का कितना होता है 29। तो Z का मतलब अपन एक सिंबल होता है कॉमन परमाणु क्रमांक के केस में कि Z बराबर, ये सिंबल है परमाणु क्रमांक का। ठीक है, और द्रव्यमान इसके लिए A होता है, किसी भी परमाणु का टोटल द्रव्यमान, और टोटल द्रव्यमान में कौन होता है आपको पता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं। लेकिन आपको पता है एक चीज़ मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, एक चीज़ और बता रखी, Z का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर। A का मतलब क्या है, परमाणु संख्या, या आपकी परमाणु संख्या, या आपकी एटॉमिक जो उसका संख्या, मतलब परमाणु संख्या में उसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों आ जाते हैं, जिसको आप परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास भी बोल सकते हो। और अब ध्यान दो एक चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ,
किसी भी उदासीन परमाणु के अंदर उसमें उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन के बराबर ही उसमें प्रोटॉन होते हैं। जैसे कि आपने शुरू में पढ़ा होगा 9th क्लास में, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, बस फर्क कितना होता है, जैसे इसका -1 तो इसका +1, यानी कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो इसमें एक प्रोटॉन, यानी कि हमेशा यानी कि ऐसा रूल होता है जैसे हाइड्रोजन में होता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट कोई भी उदासीन परमाणु उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमेशा के लिए क्या होती है, सेम होती है, कभी चेंज नहीं होती है। ठीक है, और मैं फिर से कह रहा हूँ, जो उसका आपका तत्व एलिमेंट का जो परमाणु का भार होता है, यानी कि उसका जो द्रव्यमान होता है, वो कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो वेट अपन नेगलेक्ट मानते हैं, होता नहीं है, मतलब बहुत रेयर, मतलब बहुत कम होता है, इसलिए टोटल वेट जो होता है किसी भी परमाणु का वो कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब आप न्यूट्रॉन की संख्या का पता आसानी से लगा सकते हो जब आपको जेड पता हो। जेड पता होने का मतलब परमाणु क्रमांक, क्या हो, परमाणु क्रमांक। और फिर से एक बात मैं आपको फिर कंपेयर करा देता हूँ, किसी भी तत्वों के लिए, किसी भी एलिमेंट, किसी भी एटम के लिए, किसी भी एलिमेंट के लिए मैं आपको एक चीज़ और नोट स्पेशली बता देता हूँ, जो उसका जेड परमाणु क्रमांक होता है, प्रोटॉन की संख्या उस परमाणु क्रमांक के इक्वल ही होती है। यानी कि अगर आपको पता है कि कॉपर का परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर 29 है, तो इसका मतलब उसमें प्रोटॉन की संख्या भी 29 ही है। अब न्यूट्रॉन की संख्या उसके अंदर कम ज़्यादा हो सकती है, इट मींस वो 29 से ज़्यादा भी हो सकता है। आगे बात समझ में, ये उसके केस में फॉलो होता है। जैसे आपने कल क्वेश्चन आया था कि सर आइसोटॉप क्या होते हैं, 9th क्लास में आप पढ़ के आए हो, अब हम बता देते हैं क्योंकि पता नहीं अब यहाँ दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे। आइसोटॉप जो आप पूछ रहे थे कल मेरे से, आइसोटॉप्स क्या होते हैं। आइसोटॉप का अर्थ था, जैसे कि आपके पास, जैसे मैं बताऊं, जैसे कि ये आपका कार्बन है C6H14, ऐसे ये आपका कार्बन है C6H13 और एक कार्बन है C6H12। ठीक है, हम स्टार्ट यहाँ से भी करते हैं, C6H12, C6H13 और C6H14। अब मैं बता रहा हूँ, ये जो 6 है ये इसका परमाणु क्रमांक है। ठीक है, जो ऊपर लिख रखा है ये 14, 13 और 12, ये इसका एटॉमिक मास है। लेकिन अभी आपको एक बात बताई कि Z इक्वल प्रोटॉन की संख्या, Z इक्वल प्रोटॉन की संख्या, और A इक्वल यानी कि ये इसके मास के इक्वल कौन होता है, मास के इक्वल आपने फॉर्मूला लिखा कौन सा, A इक्वल P+N, P+N यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अब आपको Z के बराबर प्रोटॉन है, तो इस मास में से जैसे 6 है तो 14 में से 6 तो क्या है, प्रोटॉन है। जो न्यूट्रॉन बच रहे हैं वो कितने हैं, इसमें 8 बच गए, इसमें कितने बच जाएंगे, 7 बच जाएंगे, इसमें कितने बच जाएंगे, 6 बच जाएंगे। ये आप इस प्रकार से संख्याओं को निकाल सकते हो। ये आइसोटॉप का मतलब होता है। आइसोटॉप क्या है मतलब, यानी कि ऐसे कोई भी एलिमेंट या एलिमेंट जिसके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं, यानी कि प्रोटॉन नंबर सेम बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो, ऐसे अपन एलिमेंट को आइसोटॉप यानी कि समस्थानिक के नाम से जाना जाता है ना। इसी प्रकार से संबारिक वगैरह और भी होते हैं। तो ये चीज़ आपने इसके अंदर पढ़ी है। अब ये वाली बात आपको बता रखी है कि ये आवर्त सारणी संयम ही तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इसको प्रदर्शित कर देती है इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन। आवर्त सारणी का ये रूप वही है, सरल तथा मेंडलीव की आवर्त सारणी की तुलना में ज़्यादा विस्तृत है, और इस आवर्त सारणी का दीर्घ या लंबा रूप भी कहा जा सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये एक्सटेंडेड लॉन्ग फॉर्म है, पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। और इसके अंदर ये क्या है क्या नहीं है ये सब मैंने आपको इसके अंदर बता रखा है। अब इसके साथ में जो इसके अंदर जो लिख रखा है वो आप यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये चीज़ें यहाँ तक इसको आप स्टडी करोगे, पहली बात यहाँ तक, फिर यहाँ से ये सब पढ़ोगे आप। ठीक है उसके बाद यहाँ से यहाँ तक पढ़ने के बाद आप कहाँ पहुँच जाओगे, आप ऊपर जाओगे। जैसे मैंने यहाँ पे आपको स्लाइड दी, ये तत्वों की आवर्तिता से पहले ये लाइन जो पूरी है यहाँ तक आप इसको सारे को रीड करोगे एक बार। ठीक है, यहाँ तक आप इसको भी रीड करोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये सारी चीज़ें मैं अब आपको एक्सप्लेनेशन करता हूँ उसी के अकॉर्डिंग जिसको मैंने आपको। ठीक है, फिर से करो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के दर्शन। जैसे कि आपको इनके बारे में सब कुछ पहले से बता रखा है कि ये जो दो अपने ग्रुप हैं,
ये अपने हैं आपके एस ब्लॉक, और ये जो इधर वाला चीज़ है वो है आपका पी ब्लॉक, और ये जो बीच के हैं ये आपके डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक के नीचे ये आपका पी ब्लॉक भी है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा बट है, मैं दिखा दूंगा लास्ट के अंदर, जैसे कि आपको पहले से मैंने दिखा रखा। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि ये आपका एस ब्लॉक के 2 वर्ग हैं, और मैंने ध्यान दो कल जो मेडलिप की पीरियोडिक टेबल बताई थी उसके अंदर देखो फर्स्ट ए, सेकंड ए, फिर इधर देखो आप थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवन्थ ए, और यहाँ से सेकंड फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन बी, और मैंने कल बताया था कि ये थर्ड जो एट्थ है वो मेडलिप की जो आवर्त सारणी है उसके केस में ये 8, 9 और 10 वर्ग बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। ऐसा मैंने कल आपको मेडलिप की पीरियोडिक टेबल में भी बताया था। अब देखो इसमें क्या है, लॉन्ग फॉर्म की क्या खास बात है, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल की खास बात सुन लो जो आपको वहाँ मिल जाएगा मैटर। पहली बात, इसको 4 खंडों में बांटा। क्या करा? 4 खंडों में बांटा। कौन कौन से 4 ब्लॉक हैं इसके? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है, ये 4 इसके ब्लॉक हो गए। उसके बाद इसकी संख्याएं देखो, इसको 18 ग्रुप, कितने? 18 ग्रुप यानी कि 18 वर्ग, और आवर्त कितने बनाए इसके? 7 बनाए। जो ग्रुप हैं ऊर्ध्वाधर यानी कि कॉलम कंडीशन में होते हैं जो अप टू डाउन चलते हैं, और जो पीरियड होते हैं वो 7 है संख्या में, जो लेफ्ट टू राइट चलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ये सब आपको बता रखा है। फिर से ध्यान दो, जो इसका पहला आवर्त है, इसका पहला आवर्त है उसमें ओनली 2 ही तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, जिसको अपन अति लघु आवर्त, वेरी शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वेरी शॉर्ट, सबसे छोटा। और जो इसका दूसरा और तीसरा आवर्त है यानी कि सेकंड और थर्ड पीरियड है, सेकंड पीरियड के अंदर लिथियम से लेके आपके नियोन तक 8 एलिमेंट है, नियोन तक के 8 एलिमेंट है, और तीसरे पीरियड में सोडियम से लेके ऑर्गन तक के 8 एलिमेंट है। इसको अपन लघु आवर्त बोलते हैं, शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लघु आवर्त, शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका 4th पीरियड और 5th पीरियड यानी कि इसका 4th और 5th, 4th जो आपका कैल्शियम से स्टार्ट होके क्रिप्टन तक चलता है, और 5th जो रूबेडियम से स्टार्ट होके जीनोन तक चलता है, ये इसके 4th एंड 5th ग्रुप हैं, सॉरी आवर्त है, जिसको हम एक क्या मानते हैं? दीर्घ आवर्त बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको दीर्घ आवर्त बोलते हैं, यानी कि बड़ा आवर्त हो गया, लॉन्ग पीरियड हो गया ये। इसमें कितने कितने एलिमेंट है? 18 18 एलिमेंट है इन दोनों के अंदर। कौन कौन के अंदर? 4th एंड 5th आवर्त के अंदर 18 एलिमेंट है, 18 एलिमेंट है। ठीक है, उसके बाद आपका जो 6th पीरियड होता है, उसमें सीजियम, बेरियम और लैंथेनम तक के 3 एलिमेंट यहाँ। शायद आपको इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 6th पीरियड में भी आपको शायद 18 ही एलिमेंट नज़र आते होंगे। भले इसे 18 ही नज़र आ रहे हैं, मुझे पता है, मुझे भी इतने ही आते हैं, लेकिन इसी आवर्त के हम, इसी पीरियड के हम 14 तत्व नीचे भी पढ़ते हैं, जिनको लैंथेनाइड के नाम से जाना जाता है। जो सीरियम से लेके लुटेशियम तक के 14 एलिमेंट भी इसी के अंदर माने जाते हैं। और आप एटॉमिक नंबर से भी देख सकते हो, लैंथेनम का 57 है, और हैपेनियम का 72, और टेंटेलम का 73, यानी कि ये बीच के 58 से लेके 71 तक के गए कहाँ? ये गए 4f में, यानी कि लैंथेनाइड हैं जो लुटेशियम आपके सीरियम से लेके लुटेशियम तक जाने जाते हैं, यानी कि 14 और 18। इस प्रकार जो 6 पीरियड है उसके अंदर आपके कितने एलिमेंट होंगे? 32 एलिमेंट होंगे, यानी 6 पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट माने जाएंगे? 32 एलिमेंट माने जाएंगे। ठीक है, और 7th पीरियड अभी इनकम्प्लीट है, इसके अंदर भी आपके फ्रांसियम से लेके एक्टिनम तक ये है, और फिर एक्टिनम के बाद नीचे इसके थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक, यानी कि 90 से लेके 103 तक के एलिमेंट इसके नीचे हैं, जो एक्टेनॉइड के नाम से जाने जाते हैं। अब आप सोच रहे हो कहाँ नीचे हैं? ये रे भाई, वो एक साथ आ नहीं रहा था, इसलिए मैंने आपको बार बार बताया नहीं। देखो, ये हैपेनियम और लैंथेनम और हैपेनियम के बीच में ये लैंथेनाइड होते हैं, 14 तत्व जो यहाँ पे इसके है, और यहाँ पे एक्टिनम और इसके बीच के जो 14 एलिमेंट होते हैं, थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक, वो यहाँ पे होते हैं। इसकी भी मैं ट्रिक बता दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इसको भी आप चाहो तो, वैसे 10 तक इसका जरूरत नहीं है, बाकी आप चाहो, जिसको इच्छा हो इसको पूरी याद करने की, उसको मैं ट्रिक बता सकता हूँ। देखो, ये जो सीरियम से लेकर लुटेशियम तक है, इसके लिए क्या ट्रिक बनाए अपने? बहुत बड़ा है थोड़ा, उसको एक टाइम भी लगेगा लर्न करने में, और ट्रिक को आप 2-3 अंतराल गैप लेके याद कर सकते हो, एक साथ याद नहीं हो तो। सीने पर
नदियाँ प्रेम के समय यूं ही गड़ गड़, तब दिन हुआ अरे तुम यार लूट ले गए। क्या बोल रहा है? सीने पर नदियाँ प्रेम के समय, सीने पर नदियाँ प्रेम के समय यूं ही गड़ गड़, तब दिन हुआ अरे तुम यार लूट ले गए। अब भैया ये ऐसी मामला बनता है तब कुछ भी हो सकता है। सीने पर नदियाँ क्या, पहाड़ समुद्र सब कुछ आ जाते हैं प्यार के समय में। ठीक है, आगे देखो, ये देखो दूसरी लाइन के लिए देखो, ये यहाँ से अपन एक्टेनियम होता है इसलिए एक्टेनियम से भी स्टार्ट कर सकते हैं इसको ट्रिक बनाने के लिए। वैसे है इसका थोरियम ही, एसी थिएटर पापा अंकल नेपाल पूना अमेरिका, सीएम बकवास कॉफ़ी ऐसी फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। ठीक है, ये ट्रिक है, बड़ा है थोड़ा सा बट अंतराल में आप इसको भी याद कर सकते हो। तो हम इसकी बार बार बात कर रहे थे कि ये है लेंथेनाइड एक्टेनाइड, ये है लेंथेनाइड एक्टेनाइड। तो इस प्रकार से आपने पीरियोडिक टेबल को पूरी को पूरी जाना और ये कैसे क्या किया जाता है। अब ध्यान दो इसके केस में, ये थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा वीडियो, ध्यान दो। ये जो आपका इसके अंदर गैस कौन कौन है इस पीरियोडिक टेबल के अंदर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आयोडीन और ये जो मैंने अंडरग्राउंड कर दिया है ये आपके गैस फॉर्म में होते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडोन ये अक्रिय गैसें हैं। और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हाइड्रोजन ये आपकी द्विपरमाणुवीय गैस होती है। द्विपरमाणुवीय गैस का मतलब होता है बाई एटॉमिक। बाई एटॉमिक का मतलब होता है जो दो तत्व एक साथ रहते हैं, अस्तित्व में रहते हैं, सिंगल परमाणु नहीं रह सकते, उनको हम बाई एटॉमिक या द्विपरमाणुवीय गैस बोलते हैं। ठीक है, तो ये गैस फॉर्म है। और एक आपको इस टेबल के अंदर ऐसे बोरॉन के नीचे से निकल के, इसके 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 नीचे से निकल के, इस प्रकार की एक लाइन नज़र आती है। इसको हम ऐसा माना जाता है कि इधर हमारे धातु होते हैं, मेटल होते हैं। क्या होते हैं? इधर हमारे धातु होते हैं, मेटल होते हैं, और इसके इधर हमारे नॉन मेटल होते हैं। कौन होते हैं? नॉन मेटल यानी कि अधातु। और इस टेबल के अंदर, इस टेबल के ऊपर नीचे आने वाले यानी कि बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम, ये एंटीमनी, जर्मेनियम, पोलोनियम, लेकिन एल्युमिनियम तो मेटल ही है। ठीक है, एल्युमिनियम मेटल है। बाकी इसके ऊपर नीचे जो आ रहे हैं इस विकर्ण रेखा, डायगोनल रेखा के, उसको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स, उपधातु। ना तो वो धातु हैं ना वो अधातु हैं। अब ये क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टी आगे हम बहुत अच्छे से और पढ़ने वाले हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अपनी चालू होने वाली है। ठीक है, इसके गुणधर्म पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज अब पढ़ेंगे अपन, लेफ्ट टू राइट, ये वो क्या होता है क्या नहीं होता है, ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, बैलेंस क्या होती है, बहुत कुछ टॉपिक, परमाणु त्रिज्या ऊर्जा, बहुत कुछ अपन इसके बारे में अब जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हम चाहते हैं आपसे विदा।